तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का हिंदी ऐच्छिक जो आपका विषय है, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और हमारा ये सैंपल पेपर जो हम लोग कर रहे थे ना, इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसके अंदर मैंने आपका खंड अ यानी सेक्शन ए ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे और उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो आपका 20 फरवरी, जी हाँ बच्चों 20 फरवरी 2023 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको हेल्प ये वीडियो, ये सैंपल पेपर्स करने वाले हैं। और अगर इस सैंपल पेपर को हम लोग अभी खत्म कर लेंगे, जो कि अभी कर ही लेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना सैंपल पेपर खत्म हो जाएगा पता है आपको? टोटल 7 सैंपल पेपर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कितने सैंपल पेपर? ये हमारा 7वां सैंपल पेपर है हिंदी का, और अभी आपके लिए और भी सैंपल पेपर आएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। देखो यार, एक लाइक जो आपका आता है ना, हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है ना, वो कहां पहुंचा देता है? सीधा मंगल ग्रह पे पहुंचा देता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए अंदर से आवाज आती है कि जय सर वीडियो बनाइए, बच्चे लाइक कर रहे हैं, हम आपके लिए और भी सैंपल पेपर अदर सब्जेक्ट के भी लेकर के आते रहेंगे, जैसे ही आप वीडियोस को लाइक करते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, इसी प्रकार की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के सैंपल पेपर्स की वीडियोस हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके आपको क्या करना है, उसको ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे जो भी नया वीडियो हम लोग डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी, ठीक है। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं। और 20 फरवरी को जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा हिंदी का, वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर मैं आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं, ये सेट नंबर हमारा 2 है। आपको जो पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर, वो 1 से लेकर के 4 सेट के बीच में कोई सा भी सेट आपको देखने को मिल सकता है। टोटल 4 सेट के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है। हमने चारों ही सेट आपके बच्चों करवा रखे हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको कोड नंबर देखने को मिलेगा। उसके नीचे चले तो कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, इंग्लिश में जिसको आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। सामान्य निर्देश मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारा सेक्शन बी यानी खंड ब रह गया था, उसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड ब के अंदर, जिसमें हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। मतलब आपको कोई यहाँ ऑप्शन या विकल्प देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है, इस सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर देखिए खंड ब का पहला प्रश्न और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको क्या लिखना है? रचनात्मक लेख लिखना है। काइंड ऑफ एक निबंध टाइप का इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 आपको टॉपिक या टाइटल कुछ भी कह लीजिए वो दे दिया है। इन तीनों में से किसी एक के ऊपर जिसमें आपको मतलब लिखने में आसानी हो, उस पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है, ठीक है। पहला है खेल में मेरी रुचि, दूसरा है प्रातः काल योग करते लोग, तीसरा है जिन्हें जल्दी थी वे चले गए, ठीक है। तो तीनों में से किसी एक पर लिख करके आपको दिखाना है। मैंने पहले वाले पे ही लिख करके आपको दिखा रखा है एग्जांपल के लिए कि आप कैसे लिख सकते हैं। हमारा पहला वाला टॉपिक क्या था कि खेल में मेरी रुचि, यानी जो खेल है, स्पोर्ट्स है, उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर मैं यहाँ रचनात्मक लेख लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। कैसे लिखेंगे कि बात करेगा खेलों में, मतलब बात करें अगर खेलों में रुचि की, तो बचपन से ही मुझे खेल कूद बहुत पसंद है। अगर बात हो रही है यहाँ पर खेल कूद की, तो मेरा अगर मैं पर्सनल अनुभव बताऊं तो बचपन से ही मुझे खेल कूद बहुत पसंद है। हालांकि कभी कभी मेरी माताजी इस बात को लेकर मुझ पर काफी गुस्सा भी हो जाया करती थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि खेल कूद में कुछ ज्यादा नहीं रखा। इसी कारण मेरी माताजी मुझसे काफी गुस्सा हो जाया करती। मेरी माताजी जो है कई बार मुझसे गुस्सा भी हो जाया करती थी कि यार इतना क्यों खेलता है, तू कम खेला करना,
ठीक है, इस चीज को देख सकते हैं आप लोग यहाँ। इस तरह से मतलब मैं जो लिख करके बता रखा हूं ना, ये आपको एक फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा करके चलना है कि मुझे भी इस प्रकार से लिखना है रचनात्मक लेख। और वहां पर आपको 3 टॉपिक दे रखा होगा, जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि टीचर मेरा 1 नंबर भी नहीं काट सकता ना इसमें, उसी टॉपिक पे लिखिएगा। ऐसा नहीं कि उस टॉपिक पे लिखने लग जाइएगा जिसके बारे में आपको ज्यादा पता हो ही ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि खेलों में अगर क्रिकेट की बात करें और कबड्डी की बात करें तो इन दोनों में मेरी खास रुचि है। यानी खेलों के अंदर स्पोर्ट्स बहुत तरह का होता है, उसमें से क्रिकेट और कबड्डी ये 2 प्रकार का खेल बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद लगने लगा। अगर हम ज्यादा खेलते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। भविष्य में आगे चलकर मुझे अच्छा प्लेयर बनना है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ये जो है ना एक अच्छे प्लेयरों में गिने जाते हैं क्रिकेट के अंदर। खेलकूद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, यानी जो खेलना कूदना है ये हमारे जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि समाज में यह मान्यता है कि अगर ज्यादा खेलते कूदते हैं और पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान नहीं देते हैं तो इससे भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये एक समाज के अंदर धारणा चली आ रही है कि बंदा कोई ज्यादा खेल रहा है कूद रहा है तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो उसका भविष्य खतरे में है, रोजगार की समस्या हो सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई ऐसे उदाहरण है जैसे सचिन तेंदुलकर जो केवल 10वीं पास है और उन्हें महान बल्लेबाजों के रूप में भी जाना जाता है, और वो भी कई सारे उदाहरण है यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका एक रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल के लिए आपको लिख करके दिखाया है, बाकी आप इनमें से किसी पर भी लिख सकते हैं। जैसे प्रातः काल योग करते लोग, जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। मैंने आपको खेल में मेरी रुचि यानी जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट, इसके ऊपर एक लेख लिख करके दिखाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं 60 शब्दों में, ठीक है। और यहाँ एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन आपको करना है। अगर आप सही से कर देते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं एवं स्वतंत्रता से पहले के किसी 2 पत्रिकाओं का आपको नाम लिखना है। ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? जैसे आप टीवी खोलते हैं सुबह सुबह तो वहां पर नहीं आता है ब्रेकिंग न्यूज, देखिए ये चीज हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, जापान में ये चीजें हो गई, तुर्की में आया भूकंप, ऐसे देखिए लाखों लोग हुए बेघर। ऐसी टाइप की जो चीजें आती है वो होता है हमारा ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, ये चीजें। और उसी को किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। वह महत्वपूर्ण समाचार जो दर्शकों तक तत्कालीन पहुंचाने की आवश्यकता होती है वो हमारा ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। तत्कालीन मतलब एकदम इमरजेंसी की कंडीशन में, अभी अभी कोई घटना हुआ है और तुरंत टीवी पे नहीं आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज, देखिए ये हो गई घटना, ये हो गई घटना, तो वो क्या होता है हमारा ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। स्वतंत्रता से पहले किसी 2 पत्रिकाओं के अगर नाम की बात करें तो पहला आप लिख सकते हैं माधुरी और दूसरा है हंस हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है अभिव्यक्ति माध्यम से कि लोकतंत्र का चौथा खंभा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो लोकतंत्र का चौथा खंभा जो होता है वो मीडिया को कहा जाता है, ठीक है। वो क्यों कहा जाता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह लीजिए या चौथा खंभा कह लीजिए, मीडिया, पत्रकारिता, इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा समस्याओं को उजागर कर समाधान ढूंढा जाता है, यह पहरेदार का भी कार्य करते हैं, ठीक है। यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या चौथा खंभा किसे कहते हैं? मीडिया या पत्रकारिता को कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि जो भी लोकतंत्र के अंदर कमजोरियां हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, ये उनको उजागर करते हैं कि देखिए ये समस्याएं हैं। जैसे मनीष कश्यप ले लीजिए, ठीक है। मनीष कश्यप को अगर आपने देखा होगा तो वो कैसे जाते हैं, देखते हैं, बताते हैं लोगों को, देखिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, बिहार में आया हूँ, झारखंड में, पश्चिम बंगाल इधर आया हुआ हूँ, देखिए यहाँ पर ये परेशानी है, दिल्ली में देखिए सड़क सही से नहीं बन रहा है। तो परेशानियों को, समस्याओं को वो सही से दिखाते हैं, जनता के सामने उजागर करते हैं और उनका समाधान ढूंढने के लिए अपने विचार रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं आप इसको जो है सो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या चौथा खंभा। इन्हें पहरेदार का कार्य भी करते हुए देखा गया, मतलब एक तरह से ये पहरेदार का भी कार्य करते हैं। पहरेदार मतलब ये नहीं कि ये गार्ड है, ये गार्ड उस परिदृश्य में है कि ये समस्याओं से हमें बचाते हैं और समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं कि समस्याएं मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। इसीलिए इन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या चौथा खंभा भी कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि संपादक, जिसको आप एडिटर भी बोलते हैं, इसकी कोई 2 भूमिकाएं आपको लिखनी है। तो संपादक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्या काम होता है? ये किसी भी घटना, समस्या या मुद्दों की गहराई से छानबीन करके विश्लेषण करता है। पहले तो जैसे कोई भी घटना घट गई उसकी गहराई से छानबीन करेगा। जैसे मैंने आपको नेपाल में प्लेन क्रैश वाला बताया कि नेपाल में प्लेन दुर्घटना हो गई, तो ये क्या करेगा, जो एडिटर होगा उसकी गहराई से छानबीन करेगा कि यार ये हुआ कैसे, ये प्लेन जो था
था ये वहां पर क्रैश कैसे हो गया, क्या दिक्कत आने लग गई थी। ठीक है, गहराई से छानबीन करने के बाद क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा। अब एनालिसिस भी कर लिया उसने, फिर आगे और क्या करता है, ये किसी भी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट करने के लिए संपादकीय लेखन लिखता है। यानी कि कोई भी मुद्दा होता है उसके प्रति जो समाचार पत्र के अंदर अपनी जो राय होती है उसके लिए ये एडिटर का एक कह लीजिए ना अपना एक लेख लिखता है। ठीक है, समाचारों का चयन एवं प्रस्तुति करना इसका काम होता है। जो भी समाचार है उसको सिलेक्ट करना कि भाई ये प्लेन क्रैश वाला समाचार लेंगे कि नहीं लेंगे, तुर्की में जो भूकंप हुआ वो लेंगे नहीं लेंगे, ये सब किसका काम होता है, एडिटर का। समाचार मतलब समाचार पत्र के अंदर जो एडिटर होता है संपादक, उसका काम होता है सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना। यानी कि कोई भी एक न्यूज आ गया उसके पास, तो उसके अंदर जो अशुद्धियां है, जो गड़बड़ी है, जो मात्राओं की गलती है, जो भी गलती है उनको दूर करेगा, वो अशुद्धियों को दूर करेगा और उसको समाचार को पढ़ने योग्य, पठनीय योग्य, पठनीय योग्य मतलब उसको पढ़ने के लायक बनाएगा। ये किसका काम होता है, ये संपादक का काम होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा संपादक यानी एडिटर की भूमिका है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। अब हम लोग आ गए 9वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। यहाँ पर भी 9वां क्वेश्चन 6 नंबर का है और यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 9वें के पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से प्रिंट माध्यम की खूबियां और कमियां जो है ना उनका आपको वर्णन करना है। जो अलग अलग जनसंचार के माध्यम में, इंटरनेट माध्यम, टीवी माध्यम, रेडियो माध्यम, तो उसमें से जो प्रिंट माध्यम है, प्रिंट माध्यम में बेसिकली क्या आ जाता है, अखबार वगैरह आ जाता है हमारा। ठीक है, तो उसकी क्या कमियां हैं, पहले तो आप कमियां बता दीजिए, फिर खूबियां बता दीजिए। इन दोनों में से पहले कोई सा भी आप बता सकते हैं, मतलब दोनों आपको ओवरऑल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहले यहाँ पर वैसे खूबियां पूछ रखा है तो पहले आपको खूबी बताना है। खूबी मतलब उसकी अच्छाइयां क्या है, फिर उसकी कमियां यानी खामियां बता दीजिए कि प्रिंट माध्यम जो होता है उसकी खामियां क्या क्या होती है। तो चलिए समझते हैं प्रिंट माध्यम की कमियां और खूबियां क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंट माध्यम की खूबियों की, यानी उसकी अच्छाइयां क्या है। तो पहली अच्छाई तो ये होती है कि पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर मिलता है। अगर आप प्रिंट माध्यम के अंदर कोई एक अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार आप पढ़ रहे हैं, तो उस अखबार को पढ़ते पढ़ते आपको पूरा टाइम मिलेगा कि उस अखबार के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, आप उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो एक अच्छाई तो ये है, पूरा सोचने का टाइम मिलता है। अच्छा ये घटना हुआ था, अच्छा भैया चलो ये हुआ है, तो पूरा सोचने का और पढ़ने का टाइम मिल गया। तो प्रिंट माध्यम की खूबियों के अंदर एक पहली बात ये लिख देंगे। दूसरा बात क्या लिख सकते हैं कि प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काटकर जो है सो कि लंबे समय तक रख सकते हैं। संदर्भ मतलब रेफरेंस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहाँ जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या लग गई, वीजा लग गया, आपका पासपोर्ट बन गया, आप यूएसए घूमने जा रहे हैं कि हाँ फलाना फलाना विद्यार्थी को स्कूल से ले जा रहे हैं यूएसए अमेरिका। ठीक है, तो वो बात कहाँ छप करके आ गई कि देखिए दिल्ली के एक स्कूल के बच्चे को ले जाया जा रहा है यूएसए, और वो अखबार में छप करके आ गई। तो आप क्या करेंगे कि यार मेरा अखबार में फोटो आया है, यार मेरा नाम आया है, इसको मैं काट करके रखूंगा, अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को, पोता पोती को दिखाऊंगा कि देखो तुम्हारे जो दादाजी है वो कभी एक टाइम पे अखबार में आए थे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको काट करके रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, लंबे समय तक रख सकते हैं उसको। तो प्रिंट माध्यम की एक ये भी खूबी आप लिख सकते हैं। अब देखिए कोई चीज की अच्छाई होती है तो कोई चीज की बुराई भी होती है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपका एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने प्रिंट माध्यम की खूबियां देख ली। अब इसकी कुछ कमियां या खामियां भी देख लेते हैं। इसमें सीमित स्थान होता है। जैसे एक अखबार आप देखेंगे तो उस अखबार के अंदर लिमिटेड जगह होता है, उस लिमिटेड जगह के अंदर ही चीजों को लिखना होता है। अगला, निरक्षर अर्थात अनपढ़ लोगों के लिए प्रिंट माध्यम किसी काम का नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, केवल इस पे समोसा रख के कागज के ऊपर खा सकते हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर जो लोग हैं, उनके लिए जो प्रिंट माध्यम वो किसी काम का नहीं है। अखबार उनको दे दीजिएगा तो वो नहीं पढ़ पाएंगे भाई। ठीक है, तो ये प्रिंट माध्यम की बहुत बड़ी कमियों में से एक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कमियां बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर आपको बताना है। तो देखिए पत्रकारीय जो लेखन होता है इसमें क्या होता है, इसका संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से होता है। जो एक्चुअल जो रियलिस्टिक घटनाएं होती है ना, उनसे इसका संबंध होता है पत्रकारीय लेखन का। ठीक है, यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचि और जरूरत को ध्यान में रखकर
जो है सो कि किया जाता है। ये अनिवार्य यानी जो बहुत ज्यादा कंपलसरी है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ जो तत्कालिक चीजें हैं, जो तत्काल में घटी घटनाएं हैं, वो इसके अंदर रखा जाता है। और पाठकों की रुचि को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है कि जो इसको पढ़ने वाला है, पत्रकारीय लेखन को पढ़ने वाला है, उसका इंटरेस्ट कैसा है। पता चले वो दिल्ली के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप उसको पढ़ा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो नहीं पढ़ेगा ना। तो उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी इसके अंदर होता है। किसके अंदर बच्चों? पत्रकारीय लेखन के अंदर। अब आता है हमारा सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन क्या होता है? इस लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। पत्रकारीय लेखन में मान लीजिए कोई घटना घटी, ठीक है, जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल लेता हूं, नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, तो वो जो घटना घटी तो वो न्यूज में छपेगा, तो उसके अंदर जो छापने वाला है वो अपनी कल्पना, अपनी विचारों को नहीं डाल सकता। लेकिन सृजनात्मक लेखन के अंदर जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, वो अपने भी थॉट्स को इसके अंदर डाल सकता है सृजनात्मक लेखन के अंदर। तो ये चीज आपका जो है सृजनात्मक लेखन को पत्रकारीय लेखन से अलग बनाता है। और क्या है भैया? इस लेखन में लेखक पर बंधन नहीं होता है, उसे काफी छूट दी जाती है। इसके अंदर ना लेखक के ऊपर बंधन नहीं होता है कि भाई तेरे को यही चीज लिखना है तो लिखना है, ऐसा नहीं होता है, उसको काफी छूट दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें सृजनात्मक लेखन को पत्रकारीय लेखन से अलग बनाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर होता है, ठीक है। और अगर देखिए बच्चों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं, यकीन मानिए मोटिवेशन भाई ना छप्पड़ फाड़ हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा मोटिवेशन मतलब समझ जाइए कि मंगल से लेकर के मिल्की वे गैलेक्सी तक चला जाता है अगर आप एक लाइक करते हैं तो। लाइक जरूर कीजिएगा। अंदर से एक आता है कि यार बच्चे लाइक कर रहे हैं तो जय सर वीडियो तो आपको बनाना पड़ेगा, तो अंदर से आता है। तो आपके लिए हम दबा करके वीडियोस बनाते हैं, जो आप डिमांड करते हैं वो हम आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो लाइक में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए और भी सैंपल पेपर लाएंगे। अभी तो हिंदी का पेपर है, अभी इंग्लिश का आएगा, उसके बाद जियोग्राफी है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर लाने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी हो वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और लगभग 40 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 नंबर का हमारा 10वां क्वेश्चन रहने वाला है। तो 10वें के क में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है? जब वो एनुअल डे पर जाता है और वहां पर जो चीजें होती है ना, वहां पर ये चीजें हमें देखने को मिलता है कि बालक की जो प्रवृत्तियां, बालक जो करना चाहता है ना, उसका गला घोटा जा रहा है और बालक क्या ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, पढ़ाई का, जिम्मेदारियों का बोझ दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपना बचपन खोता जा रहा है, ठीक है। तो वो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। बाकी इसका आंसर आपको किताबी लैंग्वेज में इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि बालक जब वार्षिकोत्सव के मंच पर खड़ा था तब उसका मुंह पीला, वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल डे जब हो रहा था उसके स्कूल में, तो उसका एक स्टेज होता है, उस पर वहां जब खड़ा था बालक बच्चा, तो उसका क्या हुआ? मुंह पीला, आंखें सफेद और दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, यानी कि उसकी आंखें सफेद थी, उसके मुंह पीला था और उसका जो सर था वो नीचे की ओर झुका हुआ था। जब बालक ने इनाम मांगने मतलब बालक से इनाम मांगने को कहा गया तब बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक बालक की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी इस दशा से पता चलता है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है और बालक के ऊपर पढ़ाई का और इन चीजों का प्रेशर बहुत ज्यादा डाला जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि लेखक का रुझान और रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ गई, वो आपको बताना है। यानी लेखक जो है, राइटर जो है, उसका रुझान एक तो, और जो रुचि है यानी इंटरेस्ट है, वो साहित्य की ओर कैसे बढ़ गया? तो वो ऐसे बढ़ गया कि जब बचपन में ही वो थे तो उनके घर पे काफी किताबें आया करती थी, वो किताबें पढ़ा करते थे। यहाँ पर पंडित केदारनाथ जी के पुस्तकालय वाली, ठीक है, उनकी लाइब्रेरी की और भी बहुत सारी किताबें उनके यहाँ पे आया करती थी। तो धीरे धीरे जब वो पढ़ते गए तो उनका हिंदी साहित्य की और हिंदी की ओर बहुत ज्यादा रुझान यहाँ पर
बढ़ गया। ठीक है, वही चीज आपका यहाँ लिखा हुआ है कि शुक्ल जी जो है उनकी अभिरुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय यानी पंडित केदारनाथ जी जो है उनका पुस्तकालय, उनके लाइब्रेरी में पुस्तकें, उनके लाइब्रेरी से पुस्तकें लाकर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, या आरंभ कर लिया कह लीजिए। पंडित केदारनाथ जी जो थे उनकी एक लाइब्रेरी थी, वहां से वो किताबें वगैरह ला करके पढ़ने लग गए। लेखक जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे हिंदी नूतन साहित्य की और उनका झुकाव बढ़ता गया। उनके घर में जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी जिन्हें वे बड़े चाव से पढ़ते थे। ऐसे ही उनका रुझान जो है और रुचि जो है साहित्य के प्रति बढ़ती गई या बढ़ता चला गया। तो इस तरह से, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे कि वह लता वही की जहां कली तो खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। यानी कि वह लता वही की जहां कली तो खिली है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है बच्चों सरोज की, क्योंकि सरोज जो है उनका पालन पोषण जो हुआ था उनकी ननिहाल में हुआ था और उनकी माँ जो थी वहीं की लता थी और उन्हीं में से एक कली खिल करके आई थी, एक फूल की कली खिल करके आई थी। वो कौन थी? सरोज थी। तो उनके लिए ही इन पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया है कि वह लता वही की जहां कली तो खिली। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए कैसे आपको किताबी लैंग्वेज में लिख रहा है कि इस पंक्ति के द्वारा कवि कहता है कि वह लता वही की जहां पर वह कली बनकर के खिली। इस पंक्ति के द्वारा इस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है कि सरोज का अपने ननिहाल में ही पालन पोषण हुआ था। वह उसी फूल में एक कली के रूप में विकसित हुई है जिसमें उसकी माँ एक लता रूप में जैसे कि पल्लवित पुष्प हुई थी। कहने का मतलब यह है उनकी जो माता श्री थी एक लता के अंदर जैसे बढ़ी थी, उसी लता के अंदर एक फूल के अंदर जो है हमारा यहाँ पर सरोज देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्हीं लिए इसी के लिए कह लीजिए ये लाइनों का, इन पंक्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 11वें प्रश्न के अंदर। 11वां प्रश्न हमारा सप्रसंग व्याख्या वाला रहता है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है और सप्रसंग व्याख्या 6 नंबर का आपका आ रखा है 11वें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें लाइनें दे दिया कि अगहन देवस घटा डैश 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 धुआं हम लाग। तो इस तरह से आपको लाइनें दे दिया। अब इन लाइनों की मदद से आपको समझना है कि ये लाइनें किस चैप्टर से ली गई है, उसके लेखक कौन है और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे कवि कौन से हैं। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा ये हमारी यहाँ पर चीजें लिखी गई है। कविता है हमारी पद्मावत महाकाव्य से 12 मासा। और प्रसंग में देखिए बता रखा है शॉर्ट में। प्रसंग में क्या होता है ना कि उस कविता के बारे में शॉर्ट में कम से कम लाइनों में एक्सप्लेन कर दीजिए कि उस कविता में बोला क्या गया है। तो इसमें बताया गया है कि कवि ने नागमती के विरह का वर्णन किया है जिसे उसका पति पद्मावती से शादी करने के लिए छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो यानी उनकी दूरियों के बारे में, नागमती जी की जो दूरियों जो रही है, उनकी जो दर्द रही है, व्यथा कथा रही है, उसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। और उसके बाद क्या करना है, सीधा एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए, व्याख्या कर दीजिए। यहाँ पर व्याख्या में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए उस चैप्टर का कि कवि नागमती के माध्यम से जो है सो कि अघन मास में उसके विरह का वर्णन करते हुए कहता है कि इस मास में यानी इस महीने में दिन छोटे और रातें जो होती है लंबी होती है, जिससे नागमती की विरह वेदना भी लंबी हो गई है। वह विरह की अग्नि में रात और दिन ऐसे ही जलती रहती है। ठीक है, तो यानी कि विरह अग्नि में मतलब कि जो दूर रहने का एक अग्नि होता है ना, उसमें ये रात और दिन जलती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा व्याख्या कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। उसके नीचे चलेंगे तो आपको क्या करना होगा, काव्यागत विशेषताएं कह लीजिए या काव्य विशेषताएं कह लीजिए, वो लिखना होगा। जैसे कि नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। दूभर दुख कीमी काढ़ी रूप रंग दुख दुग्ध में अनुप्रास अलंकार है। जरे विरह जो दीपक बाती उदाहरण अलंकार उपमा इसके अंदर। भाषा ठेठ अवधि भाषा है। छंद दोहा चौपाई कड़वक छंद है हमारी। ठीक है, शैली चित्रात्मक है और रस जो है वियोग और श्रृंगार रस का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है
कि गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है, और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि साझा कथा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। जो साझा कथा है हमारी उसका प्रतिपाद्य क्या है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, प्रतिपाद्य का मतलब होता है पूरा एक्सप्लेनेशन, उस चैप्टर के बारे में, उस पाठ, उस कविता के बारे में जो भी चीजें पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लायक उसके बारे में बता देना है हमें, ठीक है। जैसे साझा से पहचान 4 हाथ इस तरह से आया हुआ है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है, साझा के बारे में सिर्फ। तो साझा कथा में क्या बताया गया है, इसमें उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीनों और उत्पाद पर जमी हुई है। वह किसानों को साझा खेती करने का लालच देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसानों को पता भी नहीं चलता है और उनकी सारी की सारी ये जो मतलब चीजें हैं वो इनके पास चली जाती है और पूंजीपति लोग जो है इससे अपना पेट भरना चाहते हैं। किसान अगर अपनी जमीन पर जो भी फसल उगाता है वो कौन लेना चाहता है, यहाँ पर पूंजीपति लोग उसको लेना चाहते हैं। तो साझा कथा के अंदर यही बातें हमारी यहाँ पर बताई गई है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल किसानों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है और कैसे पूंजीपति अमीर अमीर लोग उनसे फायदा निकलवाना चाहते हैं, कैसे वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वो अपना लालच दिखा रहे हैं किसानों के फसल के प्रति, वो सारी बातों का वर्णन हमें साझा कथा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया है। तो संभव को दूसरा देवदास इसीलिए कहा गया है क्योंकि देवदास की तरह संभव का पारों के लिए मन में प्रेम रखना, ठीक है। देवदास जो था वो भी अपने प्रेमिका के प्रति अपने मन में बहुत प्रेम था उसके लिए, ठीक है। उसी प्रकार से जो संभव था वो भी पारों से बहुत ज्यादा प्यार उससे लव करता था, तो इसलिए संभव को दूसरा देवदास कहा गया है। अगला क्या कारण है कि संभव से पहले देवदास प्रेम के उदाहरण रूप में प्रस्तुत है। यानी संभव जब हमें देखने को मिलता है तो उससे पहले जो देवदास है वो एक प्रेम का उदाहरण है। जब भी कोई लव करता है तो बोलते नहीं अरे तू देवदास है क्या, अपनी प्रेमिका के प्रति इतना ज्यादा पागल या उतावला हुए जा रहा है। तो जैसे संभव भी यहाँ पर उतावला हुए जा रहा है इसलिए उसको दूसरा देवदास। क्या कारण है जिस कारण से संभव को दूसरा देवदास कह रहे हैं, वो ये है कि संभव देवदास के बाद समर्पित प्रेमों के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। यानी देवदास के बाद कोई दूसरा देवदास दिख रहा है ना लेजेंड तरीके से, तो वो संभव है। तो ये सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से संभव को संभव नाम का वो जो लड़का है उसको दूसरा देवदास कहा गया है, क्योंकि वो पारों से प्यार करता था यार, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट और काफी फनी क्वेश्चन है। क्या है कि संवदिया डटकर खाता है और फरकर सोता है, इससे क्या आशय है वो आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि संवदिया द्वारा महत्वपूर्ण संवाद लाने पर घर के लोगों द्वारा उसकी आवभगत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आवभगत हो गया, उसके बाद क्या करते हैं उसको अच्छी तरह से खिलाते पिलाते मस्त चंगा तरीके से उसका अतिथि सत्कार करते हैं। और लंबी थकाऊ यात्रा जब करता है तो थकान और भरपेट खाना खाने के बाद वो गहराई नींद में या कह लीजिए गहरी नींद में घोड़े बेच करके सो जाता है, जिस कारण इन लाइनों का यूज किया गया है कि संवदिया डट कर खाता है और अपर कर सोता है, ठीक है। यानी कि आया संवाद सुनाया। जैसे कि वही आर्मी वाला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी की बेटे की नौकरी आर्मी में लग गई तो वो आएगा संवदिया कि देखिए आपके बेटे की नौकरी आर्मी में लग गई, अब तो लड्डू मिठाई खिलाइए। तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे लड्डू लाओ, मिठाई लाओ, बर्फी लाओ, पेड़ा लाओ, जल्दी खिलाओ इसको, जल्दी खिलाओ। और वो इतनी लंबी थकाऊ यात्रा करके आया होगा तो क्या करेगा, खाना वाना खाएगा, मस्त घोड़े बेच करके सो जाएगा। इसलिए इन लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है कि संवदिया डट कर खाता है और पढ़ कर सोता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर हमें सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको लाइनें दे दिया कि मुझे भाग्यहीन डैश 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 कर करता मैं तेरा तर्पण। तो इस तरह से लाइनें दे दिया, इसको आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो सबसे पहले संदर्भ होगा हमारा कि कवि कौन है, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कविता कौन सी है, हमारी सरोज स्मृति है। उसके बाद हमारा प्रसंग आ जाएगा। इस गीत में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के आकस्मिक निधन, यानी जो सरोज जी जो थी उनका आकस्मिक जो निधन हुआ था उस पर अपनी मर्मता और पीड़ा और वेदना व्यक्त की है कि क्या उनकी पीड़ा थी, क्या वेदना थी, वो सारी चीजें इन्होंने बताया है, ठीक है, सरोज के बारे में। आगे देखिए, अब सीधा आकर के चलना है, आपको व्याख्या यहाँ पर कर देना है। व्याख्या क्या करेंगे कि कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज तुम्हारे निधन के 2 वर्ष बाद तुम्हारी याद से मैं बहुत ज्यादा व्याकुल होकर इस बात को प्रकट कर रहा हूँ। यानी आज तुम्हारे निधन को, जब तुम मरी हो उसके 2 साल बीत गए हैं,
और उस 2 साल बीतने के बाद मैं ये चीजें कह रहा हूं जो मैंने आज तक नहीं कही थी किसी से। मेरे जीवन की कहानी तो दुख की कहानी थी, अर्थात मैं आजीवन विपत्तियों का सामना ही करता आया हूं। यह आज तक मेरे किसी से भी मतलब ये बातें आज तक मैंने किसी से भी नहीं की, तो आज कहकर भी क्या करूंगा, यही मेरा धर्म और मेरे साथ है, मतलब यही चीजें मेरे साथ रहेंगी। और उसके बाद ये बताते हैं कि जो भी मैंने पुण्य किए होंगे वो सारे तुम्हें मिल जाने चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा भाग्यहीन यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको व्याख्या करना है। बाकी वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी काव्य विशेषता या काव्यागत विशेषताएं आप लोग को लिख देनी है, जैसे कि इस शोक गीत में कवि का समस्त दैन्य भाव मुखरित हो उठा है, उसके जीवन की संपूर्ण वेदना को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है हमारा, भावपूर्ण आत्मपरक शैली है, माधुर्य गुण है, करुण रस एवं वियोग वात्सल्य रस देखने को मिलता है, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप इसकी काव्यगत विशेषताओं के अंदर लिख सकते हैं, रस के बारे में, अलंकार के बारे में, ठीक है, कैसी बोली का प्रयोग किया गया है, सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन आता है कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे भैया, इस कथन के बारे में सूरदास का चरित्र यानी उसके कैरेक्टर के बारे में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, उसके कैरेक्टर ही नहीं, उसके चरित्र के बारे में हमें देखने को मिलता है कि हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, पुनः परिश्रम करने को हमेशा तैयार रहता है। सूरदास ना एकदम लेजेंड बंदा है, वो बोलता है यार मैं हार नहीं मानूंगा, देख भाई तू अगर मेरा घर गिरा देगा, मेरे घर में आग लगा देगा, कुछ भी कर देगा, तो मैं दोबारा परिश्रम करूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। ये सूरदास मन में ठाने रखा है पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है, अगला क्या है, कर्मशील और मेहनती बंदा है। ठीक है, सूरदास जो है ना वो एक मेहनती व्यक्ति है, अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी वो मेहनत करने से नहीं कतराता था। वो अंधा था लेकिन उसने तब भी मेहनत करके इतने पैसे जमा कर लिए कि उसको आगे मेहनत करने से मतलब वो आगे मेहनत नहीं भी करेगा, कुछ टाइम तो चल जाएगा, लेकिन वो फिर भी मेहनत करता रहता था, मेहनत करने से कभी नहीं कतराता था। काम जो होता था वो सूरदास से डरता था, सूरदास कभी काम से मेहनत से नहीं डरता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। और क्या है हमारा कि प्रतिशोध की भावना से मुक्त। एक होता है ना बदला लेने की, जलन की भावना होती है कि यार वो आगे बढ़ रहा है मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, उसको गिरा दूंगा मैं, ये जो जलन की भावना होती है ना उससे सूरदास मुक्त था। सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता था, यानी किसी से बदला लेने वाली भावना नहीं रखता था। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश या पहुंचाने का सोचता तक नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है सूरदास के चरित्र के बारे में कि सूरदास बदला लेने वाला बंदा या व्यक्ति नहीं था। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी को आधार बना करके आप और भी लाइनें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल गया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में यहाँ पर देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है और इसमें लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो विस्कोहर की माटी पाठ है वो किस शैली में मतलब किस स्टाइल में लिखा गया है और इस मतलब इसके अंदर लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन स्मृतियों को, किन यादों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो देखिए विस्कोहर की माटी जो पाठ है, ये जो चैप्टर है, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक शैली मतलब कि एक टाइप का बायोग्राफी वाला होता है ना, जैसे गांधी जी का बायोग्राफी है उनके जीवन के बारे में, तो वैसी शैली में ये लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं का वर्णन किया है। यानी लेखक जी जो है यहाँ पर हमारे वो यहाँ पर गांव के बारे में वर्णन करते हैं, अपने आसपास के परिवेश के बारे में वर्णन करते हैं, अपनी माता जी के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रामीण जीवन शैली है, लोक कथाएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, उनका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर गांव जो कि लेखक का गांव है, एक पात्र विश्वनाथ जो लेखक स्वयं है उसको रखा गया है। जो पूरी कथा है हमारी यहाँ पर विस्कोहर की माटी, इसके केंद्र में, इसके सेंटर में लेखक का जो गांव है, ठीक है, उसको रखा गया है
और यहाँ पर जो पात्र है यानी कैरेक्टर है विश्वनाथ यानी जो लेखक खुद है उसको रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और यहाँ पर हमारा हिंदी का सैंपल पेपर समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा कर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।